स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट फार्मूला इसका क्या होगा, सिग्मा वाई एक्स इज इक्वल टू वाई, उसमें से हम उस लाइन को जो है माइनस करते हैं और उसका स्केयर करते हैं और डिवाइडेड बाय एन करते हैं। और अगर ये हमारे पास सैंपल्स के लिए हो जो हम एक्चुअली कर रहे होते हैं, इसके लिए तो हमने एस्टिमेट करना होता है और इस फार्मूले के थ्रू हम उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, y माइनस वाई हैट इसका स्केयर डिवाइडेड बाय n माइनस 2 और स्केयर रूट, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट। एस वाई एक्स के साथ इसको हम डिनोट करेंगे। इसमें से -2 क्यों करते हैं? -2 क्यों ये करते हमारे हैं? पास इसको अनबायस्ड बनाने के लिए किया जाता है। इसका फार्मूला है, ये प्रूफ है इसका। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स यूज होते हैं, इसलिए इसको हम y-2 करते हैं। अगर जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन एक वेरिएबल के लिए कर रहे होते हैं तो उसमें हम y-1 करते होते हैं, n-1 करते होते हैं। इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, तो इसलिए इसको हम n-2 के साथ करते हैं। ओके। दिस इज एब्सोल्युटली एन अनबैस्ड एस्टिमेट। ये अनबैस्ड एस्टिमेट होता है, अगर हम n-2 नहीं करेंगे तो वो अनबैस्ड नहीं बनेगा। The population standard deviation about the regression line, the standard error of estimates will be 0 when all the observed values fall on the regression line. अगर तमाम observed value भी regression line के ऊपर आएंगी तो फिर ये 0 के इक्वल होगा। It is interesting to note that the ranges of y hat plus minus sigma syx, y hat plus minus 2 syx, y hat plus minus 3 syx contain about 68%, 95.4% और 99.7%। जैसे हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्ट्रीब्यूशन थी, सेम उसी तरह इसकी भी होगी, क्योंकि y हैट भी हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसकी प्रॉपर्टी में है कि y हैट जो है ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो समेशन y माइनस वाई हैट स्केयर निकालने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं कि y में से y हैट हमारे पास a प्लस बी एक्स के इक्वल होता है, तो उसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा, इसका स्केयर करेंगे, फिर इसको आगे हम इसका स्केयर ओपन करेंगे, स्केयर ओपन करने के बाद इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू इस चीज के आ जाएगा, समेशन y स्केयर माइनस a समेशन y माइनस b समेशन वाई एक्स और डिवाइडेड बाय n-2 के इक्वल आ जाएगा। ये चीज याद करने के लिए बहुत ही इजी मेथड है इसको याद करने का। ये ऊपर वाला जो फैक्टर है इसको अगर हमने याद करना हो, अगर आपको इक्वेशन याद है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो इस फैक्टर को आप इजीली याद कर सकते हो। जस्ट y समेशन y के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप, क्या बन जाएगा, समेशन y स्क्वायर इक्वल टू a समेशन y प्लस b समेशन एक्स वाई हो जाएगा। हमने क्या किया, सिंपली ऊपर वाली इक्वेशन को y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और अब तमाम फैक्टर्स को हम y की तरफ लेकर आते हैं, समेशन y का स्क्वायर माइनस a समेशन y माइनस b समेशन एक्स वाई, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका ऊपर वाला फैक्टर देखें यही बन जाएगा। तो अगर आपको वैसे याद नहीं है तो आप इस तरह समेशन y के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई उस इक्वेशन को करें और तमाम फैक्टर्स को एक साइड पर ले आए y की तरफ, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। तो ये एस वाई एक्स का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। ये देखें एक्स और वाई
को सॉल्व करके उन्होंने ए और बी की वैल्यू निकाली और फिर इसको फिटेड किया, यानी एक्स की जगह पे ये 5, 6, 8 पुट करते गए, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ये अब वाई हैट हमारे पास आ गया, ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से वाई हैट को निकाला तो ये हमारे पास आ गया, और फिर इसका स्केयर किया। स्केयर करने के बाद ये वाई का स्केयर किया। ये तुम क्यों किया? क्योंकि इन चीजों की आगे हमारे पास कैलकुलेशंस में जरूरत थी, यहाँ पे समेशन वाई स्केयर, तो ये सारी चीजें इसके अंदर पुट कर दी हैं, तो ये हमारे पास एस वाई एक्स आ गया है। आगे वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है सर जिस तरह हम y माइनस वाई बार करते हैं, हाँ, जिस तरह हमने x माइनस एक्स कैप किया, तो इसका सम भी 0 नहीं आना चाहिए था? वाई माइनस वाई y कैप। कैप, हाँ ये 0 ही आता है। ये राउंडिंग की वजह से इतना, क्योंकि उन्होंने राउंड करके आंसर लिखे हैं। अगर कंप्लीट आंसर लिखे जाते, ये क्योंकि हम कैलकुलेशन जब भी इसकी कर रहे होते हैं तो इनको राउंड कर रहे होते हैं, ये चीजें भी राउंड करके लिखी गई हैं। एक्चुअली इनके बाद भी पॉइंट्स के बाद भी कुछ होता है, इस वजह से ये आ गया। ये आता 0 ही है। हमने इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन जो है वो 0 के इक्वल ही आएगा। बिल्कुल। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसको आर स्क्वायर के साथ डिनोट किया जाता है। द वेरिएबिलिटी ये हमें बताता है अमॉन्ग द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y called the total variation and is given by y minus y है। टोटल वेरिएशन जो हम अगर निकालते हैं तो y माइनस y बार उसका स्क्वायर करते हैं, तो ये टोटल वेरिएशन इन y हमारे पास आता है। दिस इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स होते हैं टोटल वेरिएशन के। एक हमारे पास that which is explained by associated with the regression line, जो रिग्रेशन लाइन के साथ एसोसिएटेड होता है, और दूसरा कौन सा, that which the regression line fail to explain, उसको सम ऑफ स्क्वायर एरर कहते हैं। तो इन दोनों का हमारे पास जो एक्सप्लेन के साथ होता है उसका परसेंट अगर हम निकाल लें टोटल के साथ, तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आती है, उसका जो प्रोपोर्शन, और वो हमें ये बताता है, आर स्क्वायर की वैल्यू हमें बताती क्या चीज है, ये हमें बताती है कि कितने परसेंट हमारी वेरिएशन वाई के अंदर ड्यू टू हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रही है, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने की वजह से कितने परसेंट हमारी चेंजिंग जो है वाई वेरिएबल के अंदर आ रही है। तो इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला वही कि हम एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन, इसको करेंगे तो ये हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और इसका दूसरा फार्मूला ये भी हो सकता है कि 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, जिसको सम ऑफ स्क्वायर एरर कहते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल स्क्वायर कर देंगे, तो 1 माइनस उसमें से करेंगे तो वो भी आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों फार्मूले आप लोगों को आने चाहिए। और अल्टरनेटिव इसका फार्मूला ये आर स्क्वायर का ये फार्मूला भी है। जिस तरह का हमारे पास क्या, ये इन्होंने जो है 1 माइनस जो है अनएक्सप्लेन्ड किया है, हाँ तो ये 1 दोनों का माइनस सम 1 टोटल होता है। हमारे पास वेरिएशन 1 के इक्वल होता है, ठीक 1 है। ठीक। टोटल इसकी रेंज जो है आर की रेंज 0 से 1 होती है। ठीक है, चले रेंज पे इसीलिए बात हो फिर गई। आर की रेंज 0 से 1 होती है। रिग्रेशन कोफिशिएंट जो हमने पीछे पढ़े हैं, बी वाई एक्स या बी ऑन वाई ऑन एक्स या एक्स ऑन वाई, उनकी रेंजेस जो होती है वो -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी होगी। ठीक है। ये रेंजेस पे भी एमसीक्यूज आते हैं। आर स्क्वायर की
और मल्टीपल कोरिलेशन की जो रेंज होगी वो 0 to 1 होती है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर आर स्क्वायर 0.93 आ गया है तो इसको अगर आप लोगों ने इंटरप्रेट करना है तो आप लोग क्या करोगे, आप ये कहोगे कि 93% वेरिएशन जो है डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रही है, और बाकी 7% जो वेरिएशन है वो किसी और फैक्टर्स की वजह से होगी, वो चाहे ड्यू टू चांस हो या कई और फैक्टर्स की वजह से हो, बाकी जो वेरिएशन बचती है, यानी उसमें वेरिएशन तो 100% होती है, उसमें से वो पोर्शन हमें बता रहा है कि एक्स वेरिएबल की वजह से जो है इतने % वेरिएशन आती है, ये हमें आर स्क्वायर बताता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक कोरिलेशन है, इसको हम फिर कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज।